हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द बे ऑफ लॉ। तो हम लोग बीएसए का सेक्शन 22 पढ़ेंगे। अब देखो इंडियन एविडेंस एक्ट में कैसे था। सेक्शन 22 अगर आप देखोगे ना इसका स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले सेक्शन लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोवाइजो लिखे हैं, ठीक है। प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2। अभी आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, बताऊंगी सेक्शन में क्या क्या नहीं। तो जो ये हमारा सेक्शन 28 है वो है प्रोवाइजो 1 इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो मतलब एक सेक्शन में बीएससी के हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 सेक्शन आ गए हैं, समझ रहे हो। और प्रोवाइजो 2 में क्या है हमारा सेक्शन 29 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्लियर। और बाकी जो प्रोविजन ऐसे लिखा है ये क्या है हमारा सेक्शन 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर जैसे अभी जस्ट इससे पहला वाला जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था वो बात कर रहा था सिविल केसेस की, सेक्शन 21 है ना। वो किसकी बात कर रहा था, वो सिविल केसेस की बात कर रहा था। ये किसकी बात कर रहा है, ये कन्फेशन की बात कर रहा है, मतलब ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज कोई लिखा है यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्लियरली, है ना, ऐसा नहीं है कि कन्फेशन लिखा है तो मैं उसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जोड़ रही हूँ, नहीं नहीं नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कन्फेशन और उसके बीच का रिलेशन बताया था एडमिशन में, कि हमारे इंडियन लॉ में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है एडमिशन और कन्फेशन के बीच में, कि एडमिशन जो है सिविल लॉ के लिए यूज़ होगा और जो कन्फेशन है क्रिमिनल लॉ के लिए यूज़ होगा। हमारा इंडियन मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर बीएससी ऐसा कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश लॉ को देखें तो वहाँ पे डिफरेंस है। एडमिशन सिविल के लिए है और कन्फेशन किसके लिए है, क्रिमिनल के लिए है। आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो इतना समझ आ गया कहानी। तो अगर सपोज कोई भी कन्फेशन के पीछे का रीज़न क्या होता है कि वो वॉलेंटरली रहे, जैसे मैंने पिछले सेक्शन में ही बताया कि जो एडमिशन रहता है वो कैसा होना चाहिए, वॉलेंटरली रहना चाहिए। अच्छा अब देखो हम लोग नॉर्मली यूज़ क्यों करते हैं, अब जब आपने सेक्शन 21 पढ़ा था वो सिविल केसेस की बात कर रहा था, सिविल प्रोसीडिंग्स की। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया था, वहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था वर्ड एडमिशन, है ना। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो क्या वर्ड यूज़ किया है, कन्फेशन। तो इसी वजह से मतलब क्या होता है कि हम लोग सिविल को एडमिशन के साथ एसोसिएट कर देते हैं और क्रिमिनल को कन्फेशन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह के कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्शन, या फिर झूठा प्रॉमिस देके या फिर ऐसे प्रॉमिस करवा के बुलवाया जाता है, वो रेलिवेंट नहीं होता है ना। रीज़न क्योंकि कन्फेशन हम लोग कैसे चाहते हैं कि वॉलेंटरीली हो, है ना। कन्फेशन एडमिसिबल इस वजह से होता है क्योंकि पर्सन वॉलेंटरीली कर रहा है। अब मैं आपको सेक्शन बताने से पहले यहाँ पे कन्फेशन की बात करी गई है ना, अभी सेक्शन मैंने आपको नहीं बताया, जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि सेक्शन में है क्या। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं अब आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कन्फेशन की बात हुई है तो कन्फेशन कितने तरीके के हैं, और थोड़ा सा कन्फेशन के बारे में समझाऊंगी, है ना। देखो स्ट्रिक्टली इस सेक्शन से मैं नहीं कहूँगी रिलेटेड है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। मैं एक एक सेक्शन पढ़ा रही हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं मिस कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 तरीके के कन्फेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक जुडिशियल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और एक जुडिशियल होता है। तो अब देखो इसी में ना आप क्या करो, तो जो जुडिशियल कन्फेशन रहता है वो तो हमें पता है कि मतलब वो तो एकदम परफेक्ट रहता है, तो उसकी तो हम ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की और रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बात करेंगे। इन 2 कन्फेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होता है कि जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया, मतलब वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं था, उसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी इंसान है ना, उसके सामने अगर आपने कन्फेशन किया है तो वो जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करते हैं, है ना, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे किसी इंसान का कन्विक्ट किया जा सकता है, कन्विक्शन हो सकता है ना। तो देखो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है ना, वो क्या होता है, ये थोड़ा वीक टाइप का कन्फेशन होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रूव हो चुका है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना, मतलब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है ना, एकदम क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तब तो उस पर कन्विक्शन हो सकता है, ठीक है। ये बात कही गई थी कौन से केस में, शिव तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑल्दो ये वीकर टाइप ऑफ एविडेंस है, मतलब वीकर टाइप ऑफ कन्फेशन है, लेकिन फिर भी इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है, मतलब इसके बेसिस पे जो है कन्विक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है कि कब वो जो था कन्फेशन किया गया। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जब भी होता है आप इस बात का ध्यान रखना कि क्यों किया गया, वाई, है ना।
और किसके सामने किया गया, है ना, और किस सर्कमस्टांसेस में किया गया। ऐसे तो मैं किसी के सामने कुछ भी बोल दूंगी, है ना। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। तो ये इसके बेसिस पे सोलिली कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो रूल ऑफ प्रूडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। रूल ऑफ प्रूडेंस मतलब हम लोग को कोशिश करना चाहिए, कोरोबरेट कर लेना चाहिए। कोरोबरेट मतलब क्या होता है, जो कि सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है, हमें थोड़ा तो समझ आ गया होगा। अब अगला हमारे पास आता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, है ना। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी इजी ही है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, मतलब जो आपने कन्फेशन किया है ना, वापस ले लिया, है ना। तो उसमें क्या होता है, तो देखो बेसिकली अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक केस है, ठीक है, तो इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हुआ है, ठीक है, और उसे रिट्रैक्ट कर लिया गया है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है उसे रूल ऑफ कॉशन लगाना चाहिए, है ना। उसके बेसिस पे जो कन्विक्शन है ना बेस कर दे। क्वेश्चन ये उठता है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन जब मान लो उसे वापस ले लिया गया, है ना, तो क्या उसे यूज़ किया जा सकता है। मतलब मैंने एक चीज़ बोली, उसे वापस ले ली, क्या उसे यूज़ किया जा सकता है। तो देखो इस रिगार्ड में पास 2 केस है, ठीक है, एक प्यारे लाल और एक कहर सिंह का। तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि देखो ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई रूल नहीं कहता कि मतलब इसे यूज़ ही करना है, नहीं यूज़ करना है ना। लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस एक बात कहता है कि उसे जो है एक बार कोरोबरेट कर लो, क्योंकि अगर उसे वापस लिया गया तो मतलब सीधी सी बात है, क्या पता नहीं वॉलंटरली किया गया है कि नहीं किया गया है ना। मतलब कि सही है भी या नहीं भी, है ना। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि इसे क्या करना चाहिए, मटीरियली कोरोबरेट कर लेना चाहिए। अब मटीरियल कोरोबरेशन का मतलब ये नहीं, मतलब कोरोबरेशन का मतलब ये है कि मटीरियली कोरोबरेट करना। मटीरियल कोरोबरेट करने का मतलब कोरोबरेट का मतलब आपको क्लियर है ना, मतलब ये कि उसके मतलब उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंसेस देना, है ना। तो मटीरियली कोरोबरेट करने का मतलब ये है कि पूरा नहीं, ये नहीं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन में हर एक बात बोले तो सब बात, है ना, कि मैं गया, है ना, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैंने पानी पिया, है ना, मैंने नज़ारा देखा, तो इसे मटेरियल कोरबरेट मतलब इन्हें कोरबरेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो मटीरियल चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें मटीरियल होंगी कि मैं गन लेने गया, है ना, तो मुझे लोगों ने देखा, मैंने गन को ऐसे छुपाया, तो मटीरियल चीज़ों को हम लोग को कोरबरेट करना है, क्लियर है ना। ये बात कौन से केस में कही गई थी, परमानंद वर्सेस स्टेट ऑफ असम में। तो हर चीज़ नहीं कोरबरेट हो सकता और करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें जो चीज़ें मटीरियल है जिससे हमारा मतलब बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उसे ही कोरबरेट करेंगे, मटीरियल चीज़ों को। अब एक और चीज़, अब ये है कि क्या ये जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन को अक्यूज़ के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है? येस, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोरबरेट। और कैसे कोरबरेट करना पड़ेगा, मटीरियली, है ना। ये नहीं कि पूरा जस्ट मटीरियली से कोरबरेट कर दो। अब जैसे ही रिट्रैक्टेड कन्फेशन आता है, कोर्ट को बहुत चौकन्ना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने रिट्रैक्ट कर लिया तो मतलब रिकॉर्ड में से हट जाएगा एकदम ही, अब एकदम ही मतलब पन्ना साफ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में कोर्ट को एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो वॉलेंटरी था या नहीं। एक तो इतने हमें ईजिली इतने सारे एविडेंसेस मिलते नहीं हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ मिलती है तो हमसे खोने इतनी ईजिली गिव अप नहीं किया जाता है ना। कोई भी एविडेंस वगैरह आ जाती है तो वो सही है या गलत है ना, ट्रू है या फिर इम्प्रोबेबल है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या, रूल ऑफ प्रूडेंस लगाना है। क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बारे में। चलो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग, सपोज कोई एक्यूज्ड है ना, वो एक्यूज्ड है और हम उसे अपना मान लो कन्फेशन जो है वो रिट्रैक्ट कर लेता है, क्या उस रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पे बिना कोरबरेट किए, जैसे रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि उसे कोरबरेट करना, लेकिन क्या बिना कोरबरेट किए उसके बेसिस पे हम लोग कन्विक्शन कर सकते हैं। तो ये क्वीन एम्प्रेस वर्सेस यादव दास का केस ही कहता है। देखो वैसे तो कोई लॉ नहीं है कि जो ये कहता है कि मतलब क्या कहता है कि कोरबरेट करो, है ना, लेकिन ये गलत होगा, है ना। रूल ऑफ प्रूडेंस हमेशा कहता है कि हम लोगों को कोरबरेट कर लेना चाहिए मटीरियल पर्टिकुलर्स को, फिर ही कन्विक्शन करना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना चाहिए। इतना ही मेरे को आपको बताना था, इतना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं सेक्शन क्या कहता है, फिर एक एक करके प्रोवाइजो भी देखेंगे। सेक्शन में मैंने आपको ऊपर से बता दिया था, ठीक है, क्या बताया था कि मतलब अगर कोई भी कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्शन या प्रॉमिस इन सब चीज़ों के थ्रू होता है तो वो इरेलीवेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। तो एक बात क्लियर है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग लिखा है तो सिविल लॉ पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो वर्ड एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड मतलब जेनेरिक सेंस में एक्यूज वर्ड को यूज़ किया गया है। ये नहीं कि FIR दर्ज हो गई ना, जस्ट किसी के ऊपर अगर एलिगेशन ही है, लांछन भी लगा है, ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा कि अक्यूज ही माना जाएगा,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई हों, है। तो एफआईआर से पहले भी जो कन्फेशन होगा, एफआईआर दर्ज होने से पहले कन्फेशन जो होगा वो क्या होगा हमारे यहाँ पे, एफआईआर होने से पहले कन्फेशन रिलेवेंट होगा। समझ आया? तो यहाँ पे एक्यूज्ड जो वर्ड है उस मतलब उससे मत कन्फ्यूज़ होना, जेनेरिक सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं तो क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, इसका स्ट्रिक्ट प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्शन और प्रॉमिस, क्या लिखा गया? अपीयर्स। अपीयर्स मतलब जस्ट आप प्राइमा फेसाई एविडेंस दे दोगे, मतलब जस्ट कोर्ट को देखने से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को डराया गया हो, है ना, या कुछ इंड्यूस किया गया हो, है ना। जैसे ऐसे बोलना कि देखो, अगर मेरी जज से दोस्ती है, अगर तुम कन्फेशन कर लोगे तो तुम्हें सज़ा कम मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है ना। तो मैं आपको एसेंशियल्स बता रही हूँ। तो पहली चीज़ क्या है कि ये जो थ्रेट है, इंड्यूसमेंट है, कोएर्शन है, या प्रॉमिसेस का बस प्राइमा फेसाई एविडेंस देना है, स्ट्रांगली नहीं प्रूफ करना है। दूसरी चीज़, ये जो इंड्यूसमेंट हो रहा है, थ्रेट हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो चार्ज है उसके उसी के रिगार्ड में होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली उसी के रिगार्ड में होना चाहिए। जैसे अब मैं बोलूँ कि अगर तुमने मेरे को बता दिया ना तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करा दूँगी, तो मैं ये जो चार्ज लग रहा है मैं उसी के रिगार्ड में बोल रही हूँ, है ना। अब मैं ये ऐसे बोल दूँ कि तुमने बता दिया ना तो बाद में तुम कोई क्राइम करोगे ना तो मैं तुम्हें बचा लूँगी, अरे ये तो उससे मतलब नहीं है ना। जो प्रेजेंटली, जो स्पेसिफिकली इस टाइम जो चार्ज लगा उसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, चार्ज स्पेसिफिक होना चाहिए। तीसरा चीज़, कौन कर रहा है ये जो थ्रेट है, इंड्यूसमेंट है, कोएर्शन है, ये कौन कर रहा है? वो पर्सन जो कि इन अथॉरिटी है। पर्सन इन अथॉरिटी मतलब जिसका केस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है ना। तो इम्पॉर्टेंट है कौन कर रहा हो, कि वो पर्सन जो कि अथॉरिटी में हो। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। और को यही मतलब इस सेक्शन का एसेंशियल है, इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें एक चीज़ लिखा गया है, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन मैंने एक जगह कहीं पे रीड किया था। ये लिखा था कि सपोज़ क्या कहते हैं कि जो कोर्ट है मतलब उसे स्पिरिचुअली किस चीज़ के रिगार्डिंग बोले कि देखो क्या कहते हैं कि तुम झूठ बोलोगे तो इतनी सज़ा होगी, पाप चढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके चीज़ें को लिखवा लेता है। तो क्या वो इनवॉलंटरली है? क्या वो इस सेक्शन के अंडर कवर हो जाएगा और वो एडमिशन मान्य मान्य नहीं होगा? तो देखो वो मान्य होगा एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, अगर आप लास्ट लाइन रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा है ईविल ऑफ ए टेम्पोरल नेचर, है ना। अगर मैं आपके लिए रीड करूँ तो लास्ट लाइन रीड कर रही हूँ, टू गिव द अक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स विच वुड अपीयर टू हिम reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature। तो evil of temporal nature जैसे कि तुम्हारे घर पे पैसा दिया जाएगा, नौकरी लगवा दी जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? टेम्पोरल नेचर, टेम्परेरी नेचर। तो समथिंग विच इज अपोज टू स्पिरिचुअलिटी। तो सीधी सी बात है, अगर स्पिरिचुअल चीज़ों के रिगार्ड में कन्फेशन करवा लेता है कोई, स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें बता के, देखो देखो गीता में ऐसा लिखा है, भागवतम में ऐसा लिखा है, देखो देखो ऐसे होगा, वैसे होगा, सज़ा मिलती है, कर्मों का फल सबको मिलेगा, यमराज सबको पनिशमेंट देंगे, उसमें वो कन्फेस कर देता है, तो ठीक है वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, कवर नहीं होगा। इतना क्लियर है ना। तो क्या है, प्राइमा फेसाई बस एविडेंस देना कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, कोएर्शन, ये सारी चीज़ें थी। और कौन कर रहा हो? वो पर्सन, मतलब ये चार्ज स्पेसिफिक होना चाहिए, उसी चार्ज के रिगार्डिंग में ये जो भी है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए। तीसरी ये चीज़ अथॉरिटी से आनी चाहिए, आप किसी तरीके का डाउट नहीं है। ये था हमारा प्रोविज़न। अब उसके बाद हम इस प्रोविज़न के 2 प्रोवाइजोस देखेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 29 को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे सेक्शन 28 है, मतलब जो पहला प्रोवाइजो है हमारे सेक्शन 22 बीएसए का, वो ये कहता है कि अगर मान लो हमने ये कहा ना कि किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्शन, प्रॉमिस है, अगर ये रहता है तो क्या होता है, हमारा जो कन्फेशन रहता है वो रेलिवेंट नहीं होता है। लेकिन अगर इस इंड्यूसमेंट, है ना, थ्रेट, प्रॉमिस, कोएर्शन, है ना, ये सारी चीज़ें जो है अगर मैं इसे हटा दूँ, इसी की वजह से रेलिवेंट हो रहा था ना, मैं इसे हटा दूँ तो उसका तो रेलिवेंट होगा ना। बस यही बात कहता है, उसके अलावा कुछ और नहीं कहता। फिर जो दूसरा प्रोवाइजो है, मतलब जो सेक्शन 29 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है, मतलब ये ना थोड़ा सा बताता है, ये प्रोवाइजो ये बताता है कि जो इंडियन एविडेंस मतलब बीएसए है, ये थोड़ा सा इमोरल है, इमोरल अधिनियम है। इमोरल अधिनियम क्यों है? देखो इसमें ये बोला गया ना कि अगर मान लो कोई चीज, मान लो अगर कोई कोई कन्फेशन है, वो इररिलेवेंट रहता सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन वो रिलेवेंट होगा,
रेलेवेंट होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मान लो हमने उससे बोला कि प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा, है ना? मतलब उसने गले पे हाथ रख के प्रॉमिस किया और अपने उसने हैंड्स पीछे करके क्रॉस कर लिए, है ना? तो अब प्रॉमिस और सीक्रेसी के अंदर कुछ बोलता है, तो कोई बात नहीं। देखो, एक तो कन्फेशन हो पाना बड़ी ही मुश्किल का काम है। उसमें भी हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देंगे ना, तो हम क्राइम को प्रूव ही नहीं कर पाएँगे। क्राइम सामने-सामने नहीं होता है किसी के, कितनी सारी चीज़ें फैब्रिकेट करी जाती है ना? तो इतनी सारी चीज़ें देखी जाती है। तो मान लो किसी ने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में किया है, या फिर मान लो इंसान ड्रंक है ना? ड्रंक है और उस दौरान वो कुछ कर दे रहा है, बोल दे रहा है ना? या फिर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ें नहीं बोलता, लेकिन उसने बोल दिया, है ना? तो भी कोई बात नहीं, है ना? मतलब आंसर नहीं करता, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि बेचारे ने आंसर कर दिया, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रिलेवेंट होगा। मान लो उसे वार्निंग नहीं दी गई, है ना? तो भी कोई बात नहीं, तो भी रिलेवेंट होगा, है ना? तो रीज़न क्या है? रीज़न इसका बस यही है कि मतलब एक तो इतना मुश्किल होता है, उसमें भी अगर हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देंगे, तो हमें कोई कन्फेशन मतलब हो ही नहीं, मिल ही नहीं पाएगा, ऐसे केस कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है? सो दिस इज़ इट। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, सो यू कैन डेफिनिटली आस्क। तो इस सेक्शन में समझ आ गया ना क्या है कि अगर किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा? कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इर्रेलेवेंट होगा। ठीक है, लेकिन और फिर क्या कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइज़ोज़ भी देखे कि अगर इन कन्फेशन, है ना, मतलब इस कन्फेशन में से थ्रेट, कोएर्शन, है ना, इंड्यूसमेंट, इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो रिलेवेंट हो जाता है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा दूसरी चीज़, कि अगर थोड़ा-सा फाउल मैनर में भी अगर हम लोग कन्फेशन ले आते हैं, तो भी वो रिलेवेंट होता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बात करी थी कि ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्शन और प्रॉमिस क्या है, इसका जस्ट हमें प्राइमा फेसाई प्रूफ देना है कोर्ट को। ये नहीं कि एकदम पूरा बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूफ कर देना कि देखो इंड्यूसमेंट था, ये सारी चीज़ें ना, बस प्राइमा फेसाई। दूसरी चीज़ क्या थी इसके, वो कौन कर रहा है? थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोएर्शन, ये सब कौन कर रहा है? कोई पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, ठीक है? ये नहीं कि कोई भी आके कर दे रहा है, तो पर्सन इन अथॉरिटी होना ज़रूरी है और चार्ज स्पेसिफिक होना चाहिए। उसी चीज़ के रिगार्ड में थ्रेट, इंड्यूसमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके मतलब जिस ऑफेंस के लिए चार्ज है, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।